नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका संघर्ष आईएएस में। आज हम आपसे इस सप्ताह का जो है करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। और पिछले सप्ताह में जो है जो करंट बात किए थे, जो इम्पॉर्टेंस जो है सप्ताह में जो भी घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं जो बात किए थे, उसी का नेक्स्ट सेशन जो है आज हम बात करते हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और पूरा वीडियो इसको देखिएगा। और जहाँ भी आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो और कोई भी दिक्कत हो या किसी भी क्वेश्चन के संबंध में और डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है आप उसमें कमेंट्स ज़रूर करिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल का गठन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। पहला है सूचना प्रसारण मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय है। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका ए है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है इसका सही होगा। तो इसका हम डिटेल देखते हैं। इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल है क्या है? सबसे पहले देखिए ये जो है 2020 में जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसका कार्य जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में जो है सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, तथा मीडिया की स्वतंत्रता को मापने एक वस्तुनिष्ठ मापदंड विकसित करना है। तो ये इसका उद्देश्य है। और इस सेल में जो है कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसमें जो है पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक होंगे और भारतीय समाचार पत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय होंगे और ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन तथा प्रेस सुविधा इकाई के अधिकारी। और इनके अलावा जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तथा नीति आयोग के भारतीय प्रेस परिषद के सचिव होंगे। तो इतने लोगों का जो है ग्रुप होगा ये सेल, और ये डिसाइड करेगा कि भारत में जो है प्रेस में स्वतंत्रता में कैसे जो है उसमें वृद्धि किया जाए। तो इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आप लोग से। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर क्या है? इसमें देखिए पहला ऑप्शन है, दो देशों के बीच सीमा रहित क्षेत्र है, या गैर लाभकारी संगठन है, या मानवाधिकार संगठन है। तो इसमें जो है इसका विकल्प जो है बी, गैर लाभकारी संगठन है। तो यह एक प्रकार का एनजीओ है जो मतलब बिना लाभ के काम करता है। तो इसका जो है इसके बारे में देखते हैं। पेरिस में यह स्थित है। पेरिस में स्थित रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर्स जो है, जिसे रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर भी कहा जाता है, यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में पत्रकारों पर होने वाली हमलों का दर्ज करता है। मतलब कि जो भी पत्रकार होते हैं देश में, उनके ऊपर अगर कोई हमला किया जाता है तो उनका एक तरफ से डाटा रखता है कि किस देश में क्या मतलब कितना हमला हुआ, या रिपोर्टर्स की वहाँ पर क्या स्थिति है, उसका जो है एक तरफ से डाटा शेयर करता है। तो इस तरह से जो है, और ये 2020 में जो है अप्रैल में एक डाटा शेयर किया, और उसमें भारत की स्थिति जो है 180 देशों में 142वां स्थान जो है ये बताया कि 142वां स्थान भारत का आया। तो इसका डिटेल आप इसमें पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वाड समूह क्या है? इसका पहला ऑप्शन देखिए कि यह जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देशों का एक चतुष्पक्षीय संगठन है। तो इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखिए, इस समूह के सभी सदस्य राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ गैर बाधित समुद्री व्यापार तथा सुरक्षा संबंधी हित साझा करते हैं। तो इसका दोनों ये भी विकल्प सही होगा बिल्कुल, कि ये सारे राष्ट्र जो हैं एक तरफ से लोकतांत्रिक हैं, और ये एक तरफ से अपनी समुद्र में जो सुरक्षा से संबंधित जो भी कोई इशू होता है तो उसको आपस में जो है शेयर करते हैं। तो इसका विकल्प जो है आपका ये सी सही हो जाएगा। इसका डिटेल हम देखते हैं, क्वाड है क्या। तो क्वाड जो है दोस्तों, जैसे आप देखिए साउथ चाइना सी में जो है चीन का हस्तक्षेप वहाँ पर बढ़ रहा था, पूरे क्षेत्र को जो है अपना वो क्षेत्र बताता था। तो उसको ध्यान में रख के जो है जापान के प्रधानमंत्री जो है 2004 में इसकी चर्चा किए थे
कि चाइना को नियंत्रित करने के लिए जो है भारत, जापान और अमेरिका को जो है एक साझा हित को ध्यान में रख के जो है एक समूह बनाना चाहिए। तो उस समय इसको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं बनाया गया था, बस ये एक तरफ से सामूहिककरण करके जो है एक तरफ से चीन को मैसेज देना इसका एक उद्देश्य था। और ये समुद्र में जो है एक तरफ से युद्ध अभ्यास का जो है एक प्रोविज़न था उसमें। और बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया को भी उसमें शामिल किया गया, लेकिन एक तरफ से चाइना का इंटरफेयर, चाइना को जो है भारत के लिए निर्देश आया कि ये एक तरफ से आप ग्रुपिंग कर रहे हैं और जो है सुरक्षा के लिए सही नहीं है। तो भारत ने बाद में ऑस्ट्रेलिया को मना कर दिया। लेकिन हाल में जो है चीन का हस्तक्षेप भारतीय क्षेत्र में और सीमाओं पर और साथ में जो है समुद्री क्षेत्रों में जो है हस्तक्षेप बढ़ने की वजह से भारत ने कड़ा डिसीजन लिया कि इस ग्रुप में जो है ऑस्ट्रेलिया को भी हम शामिल करेंगे। और ये पूरी तरह से अब की स्थिति जो है पूरी तरह से एक अपने रणनीतिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक हितों को ध्यान में रख के जो है एक तरफ से ग्रुपिंग किया जा रहा है। तो यह जो है चाइना को एक तरफ से सख्त मैसेज है कि जो है हम किसी भी देश के ऊपर जो है कोई भी उसको गलत एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध काम करने नहीं देंगे। तो इस तरह से जो है ये इसका गठन हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर जो है सभी देशों के व्यापार आसानी से आ जा सकें और किसी राष्ट्र पे जो है कोई भी राष्ट्र अपना आधिपत्य न जता पाए, किसी के समुद्री क्षेत्रों में हस्तक्षेप न कर पाए। तो इस तरह से एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के संतुलन पे जो है ध्यान देने की बात कर रहा है। तो इसका डिटेल आप इसमें पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत में हाल ही में किस देश को पीछे छोड़ते हुए विदेशी मुद्रा के भंडार में चौथे स्थान पे जो है आ गया? तो विदेशी मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा वो क्या होता है? विदेशी मुद्रा जो है एक तरफ से फॉरेन के जो मुद्रा होते हैं जैसे डॉलर हुआ, येन हुआ, इस तरह से जो मुद्राएं होती है, हर देश के पास एक विदेशी मुद्रा होता है। और उसका जो उद्देश्य होता है कि जो भी हम आयात निर्यात करते हैं तो उसमें जो है हमें विदेशी मुद्राओं का ज़रूरत पड़ता है। बहुत सारे राष्ट्र हैं वो विदेशी मुद्रा में लेना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास रिजर्व होना चाहिए। जैसे हम तेल आयात करते हैं तो जो भी आयात निर्यातक देश होते हैं वो विदेशी मुद्रा में जो है पैसा लेना पसंद करते हैं। तो इस तरह से इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हाल में जो है रूस को जो है भारत ने पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पे ये आ गया है। और इसका जो है विकल्प आपका ये हो जाएगा। और इसका डिटेल हम आगे और देखते हैं। तो इसका जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 मार्च को जो है 3 अरब डॉलर की गिरावट के साथ जो है 580 अरब डॉलर जो है पहुँच गया है। ये जो है सबसे रिकॉर्ड अभी तक का रहा है कि भारत जो है इतना मुद्रा जो है अपने भंडार में शामिल किया। तो इसमें जो है सबसे पहला स्थान जो है चाइना का है। चाइना सबसे पहला स्थान जो है सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा रिजर्व किया है। उसके बाद जापान है, फिर स्विट्ज़रलैंड है। तो चाइना का सबसे ज़्यादा रिजर्व होने का मुख्य कारण है कि उसका जो है ज़्यादातर देशों के साथ जो है वो व्यापार में जो है ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो उसका अमेरिका के साथ बेनिफिट ज़्यादा है। मतलब और भारत के साथ भी जो है उसका दोगुना फ़ायदा है। मान के चलिए कि 80 बिलियन डॉलर लगभग भारत के साथ व्यापार होता है। तो उसमें 50 से 60 के बीच में जो है बिलियन में जो है वो फ़ायदे में रहता है। तो इस तरह से उसका हर देश के साथ जो है व्यापार फ़ायदा रहता है। तो इसलिए जो है उसका विदेशी रिजर्व जो है सबसे ज़्यादा है। तो इसको आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा किन क्षेत्रों पर कानून नहीं बना सकता? तो इसमें देखिए आप भूमि है, पुलिस है, लोक प्रशासन। हालांकि ये सारे सब्जेक्ट जो है एक तरफ से स्टेट के सूची में आते हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा जो है एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ जो है ये भारत की राजधानी भी है। तो इन सारे सुरक्षा को ध्यान में रख के जो है
ये एक तरफ से इसको जो है केंद्र के अधीन रखा गया है कि केंद्र जो है इसमें नियम कानून बना सकता है। तो इसका जो है विकल्प आपका डी हो जाएगा, जो है कि दिल्ली विधानसभा। इसका प्रश्न देखिए कि कौन से क्षेत्र पे कानून नहीं बना सकता। तो भूमि, पुलिस और लोक प्रशासन, इन सारी चीज़ों को छोड़ के बाकी और क्षेत्र पे जो है वो कानून बना सकता है। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा डी। इसका डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। आपका इसमें जो है आंसर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, तो आप इसमें डी आंसर बना लीजिएगा। और दिल्ली का प्रशासन व्यवस्था कैसे चलता है इसके बारे में हम आपसे बात कर दें कि 1991 में संविधान संशोधन जो था 69वां संविधान संशोधन किया गया था, और उसके तहत अनुच्छेद 239 के ए जोड़ा गया था, जिसमें जो है दिल्ली विधानसभा का जो है प्रावधान किया गया था। तो इस तरह से जो है ये 3 क्षेत्र जो है छोड़ते हुए बाकी क्षेत्र पे जो है वो अपना कानून बना सकता है। और हाल ही में जो है यहाँ उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जो है काफ़ी इंटरफेयर बढ़ा है। तो और अभी हाल में जो है केंद्र सरकार एक नियम लाने का प्रयास कर रही है, जिसमें जो है राज्यपाल को ज़्यादा अधिकार दिया जाएगा, और वहाँ पर जो है एक तरफ से मुख्यमंत्री को जो है नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का जो है एक डिसीजन आया था, उसमें जो है कि राज्यपाल को भी, उपराज्यपाल को भी और मुख्यमंत्री में जो है एक तरफ से संतुलन करने का प्रयास किया गया था कि किन क्षेत्रों में राज्यपाल कानून बनाएगा और निर्देश दे सकता है, और किन क्षेत्रों में जो है मुख्यमंत्री अपना डिसीजन ले सकता है। तो इस तरह से जो है आप इसका डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नोटा कब से लागू किया गया था? इसका विकल्प देखिए 2013 है, 15 है, 18 है और 2020 है। तो इसका सही विकल्प जो होगा ए होगा। 2013 में जो है यह नियम लागू किया गया था। और इसका डिटेल आप देख सकते हैं कि नोटा है क्या, सबसे पहले यही जान लीजिए। नोटा जो है चुनावी उम्मीदवारों के प्रति असंतुष्ट होने पर नोटा आम लोगों को अपनी नापसंदगी व्यक्त करने का अवसर देता है। तो मतलब जब आप नोटा आप चुनाव देने जाते हैं, नोटा पे जब बटन दबाते हैं, तो एक तरह से ये हमारे अधिकार मिल जाता है कि भाई हम किसी को पसंद करें या किसी को ना भी पसंद करें, तो यह एक तरफ से आपका राइट बन जाता है। तो ये आपको फ़ायदा मिल जाता है। और उच्चतम न्यायालय ने 2018 में कहा था कि नोटा का विकल्प केवल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा प्रत्यक्ष चुनाव के लिए उपलब्ध है, न कि एकल संक्रमणी मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए। कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा हुआ, विधानसभा का हुआ, वहाँ पर ये नियम लागू होगा। राज्यसभा के लिए जो नियम का वो होता है, चुनाव होता है, और राज्य विधान परिषद के लिए जो चुनाव होता है वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। तो इस तरह से जो है उच्चतम न्यायालय का ये डिसीजन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बारालाचरा दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो इसका विकल्प आप देखिए जास्कर श्रेणी है, पीर पंजाल है, कैलाश पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है। तो इसका सही विकल्प जो होगा ए होगा। जास्कर श्रेणी में जो है ये दर्रा है, और इसके बारे में हम और डिटेल आपको देते हैं। ये जास्कर श्रेणी में ये पर्वत दर्रा है, और यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले के लद्दाख के ज़िले से जोड़ता है तथा लेह मनाली राजमार्ग पर यह स्थित है। और यह दर्रा भागा नदी यूनाम नदी के मध्य जल विभाजक के रूप में भी काम करता है। तो इस तरह से आप इसका डिटेल इसमें देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है सिपरी भी बोलते हैं। तो इसका विकल्प देखिए, विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित रिसर्च करने वाली संस्था, विश्व में हथियारों के खरीद फरोख्त से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करने वाली संस्था, और तीसरा जो है सी भारत और अमेरिका के बीच
तकनीकी विकास से संबंधित सहयोग करने वाली संस्था। तो इसका सही विकल्प जो है आपका ये बी सही होगा। विश्व में हथियार से संबंधित खरीद फरोख्त और कहाँ कहाँ पे कितना आयात निर्यात हो रहा है उससे संबंधित जो है ये डाटा कलेक्ट करता है और वो जारी करता है कि कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है, इस तरह से जो है। तो इसमें अभी हाल में जो है डाटा जो जारी किया है उसमें भारत सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है भारत बन गया। और इसमें जो है 2011-15 में जो है अमेरिका भारत को हथियार आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र था। लेकिन 2016 और 20 में अमेरिका से भारत का हथियार का आयात पिछले 5 साल की अवधि की तुलना में 46% लगभग कम हो गया। तो मतलब जो पहले जो ज़्यादा होता था अब कम हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2016 में अमेरिका भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया और इस अवधि में जो है रूस हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया था। तो इस तरह से जो है आप इसका डिटेल देख लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसी बीच जो है आप जो भारत का भी जो आयात बढ़ा है वो इजराइल से बढ़ा है और ब्रिटेन से बढ़ा है, फ्रांस से। ये 2-3 देश जो हैं नया उभरते हुए भारत के साथ हथियार के संबंध में व्यापार में बढ़े हैं। तो इस तरह से जो है इसीलिए जो है अमेरिका और रूस के बीच जो है थोड़ा सा वहाँ पर हथियार के मामले में कमी आ गई है भारत के लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया? इसका विकल्प देखिए 92वां संविधान संशोधन है, 44वां है, 43वां है। तो इसका सही विकल्प जो होगा आपका बी ए सॉरी 42वां संविधान 92वां संविधान संशोधन में जो है इसको पारित किया गया था। और इसके बाद हम इसका डिटेल आगे देखते हैं। संविधान में 92वां संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया था और इसमें जो है इसका उद्देश्य जो था सांसद और विधायकों द्वारा अपने मूल राजनीतिक दलों जिनके टिकट पर चुनाव लड़ा था उनको छोड़कर अन्य दल में जो शामिल हो जाते हैं उसमें जो है एक तरफ से रोकथाम करना और सरकार में जो है अस्थायित्व लाना। अभी क्या होता था पहले की जो संसद जो है जीत जाते थे तो अब जिस पार्टी की सत्ता जो है सरकार बनाती थी तो कई बार होता था कि बहुत सारे सांसद दूसरे दल से होते थे लेकिन दूसरा सरकार बना रहा है तो वो अपना पार्टी छोड़ के जो है दूसरे में चले जाते थे। तो इस तरह से सरकार के बनाने में अस्थायित्व नहीं आ पाता था। तो इस चीज़ को जो है नियंत्रित करने के लिए जो है ये कानून पारित किया गया था। और बाकी जो है 42वां और 43वां जो संविधान संशोधन है वो आपका आपातकाल के समय में जो है इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था और एक तरफ से वो सबसे बड़ा संविधान संशोधन भी माना जाता है और उसमें बहुत सारा जो है चेंजिंग करने का प्रयास किया गया था। उसमें एक तरफ से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो राष्ट्रपति के आधार पे जो है परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रपति शासन की दिशा में जो है एक कदम था और वो लोकतंत्र को जो है कमज़ोर करने वाला एक तरफ से संशोधन था। तो ये दोनों संशोधन जो है वो आपातकाल से संबंधित हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? इसके देखिए विकल्प है तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। तो इसका सही विकल्प जो होगा आपका केरला, बी जो है सही उत्तर होगा। इसके बारे में हम डिटेल भी देखते हैं आपको आगे। मुल्ला पेरियार बांध जो है केरल में स्थित है। 1986 में त्रावणकोर के राजा तथा भारत के राज्य सचिव के मध्य पेरियार सिंचाई कार्यों के लिए 999 वर्षों के लिए एक पट्टा अनुबंध जो है लीज पर जिसको बोलते हैं, जिसे पेरियार लैक लीज एग्रीमेंट भी कहा जाता है, पर हस्ताक्षर करने के बाद इसका परिचालन तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। और इस तरह से आप इसका डिटेल देख लीजिएगा, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है? इसका विकल्प देखिए सिंधु नदी है और चिनाब नदी है, व्यास नदी है और महानदी है। तो इसका सही विकल्प जो होगा आपका बी होगा। ये चिनाब नदी पे जो है अभी हाल में जो है सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है बनाया जा रहा है।
और ये जम्मू कश्मीर में जो है स्थित है। और इस तरह से आप इसका डिटेल देख लीजिएगा। और इसकी ऊंचाई जो है एफिल टावर की ऊंचाई से 35 मीटर जो है सब अधिक है। तो इस तरह से जो है ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। और यह विश्व पूरा ये एक तरफ से चीन में बीपन नदी पर निर्मित सुआई बाई रेलवे पुल जो कि 275 मीटर है के रिकॉर्ड को भी पार कर गया। तो इसकी ऊंचाई जो है आप देख सकते हैं 359 है। तो इस तरह से ये सबसे ज़्यादा ऊंचा रेलवे पुल बन गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। LGBTIQ फ्रीडम जोन किस देश से संबंधित है या किस देश द्वारा जो है घोषित किया गया। इसका विकल्प देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, यूरोपीय संघ है और रूस है। तो यह एक तरफ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि LGBTIQ इस तरह से स्वतंत्रता से संबंधित जो भी कोई नियम कानून होता है वो ज़्यादातर जो है यूरोपीय क्षेत्र में सबसे पहले लागू होता है, क्योंकि यूरोपीय देश जो है स्वतंत्रता के मामले में या मानवाधिकार के मामले में जो है वो काफ़ी जागरूक होते हैं। और इसलिए जो है इस तरह के जो है नियम कानून वहाँ पर ज़्यादा मतलब बनते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल आपको बात करते हैं आगे। ये हाल ही में जो है यूरोपीय संसद ने जिसमें 27 देश के सभी लोग मिले थे, तो यूरोपीय संघ को LGBT समुदाय के फ्रीडम जोन के रूप में मान्यता दिया गया। और यह पोलैंड और अन्य जगह पर बढ़ रहे होमोफोबिया को ख़त्म करने के उद्देश्य से निर्णय जो है यूरोपीय संघ द्वारा इसको जो है लागू किया गया। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डिटेल देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। इसका पहला विकल्प देखिए, चुनावी बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन है। तो इस तरह से इसका विकल्प सही है। इन बॉन्ड्स के लिए 1000, 10,000, 1,00,000 और 10,00,000 रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किया जाता है। और इसके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया, वो आगे भी उसको जो है जारी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये भी पॉइंट आपका सही है। तो इसका सही विकल्प जो होगा सी हो जाएगा। और इसका डिटेल हम आगे और देख सकते हैं। ये पहला ऊपर के 2 पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में ही हम बात कर लिए हैं। और ये एक तरफ से बॉन्ड जो होगा किसी पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते को प्रतिदेय होगा। और इसका जो है पे करने का और जारी करने का, बॉन्ड जारी करने का जो है जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक की है। और भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से ये जारी किया जाता है। और हाल ही में जो है एक रिपोर्ट आया था, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फ़ायदा उठाया वो भाजपा सरकार जो है, भाजपा जो पार्टी है वो सबसे ज़्यादा मतलब उसको फ़ायदा ज़्यादा मिला। लगभग 95% जो है पैसा भाजपा पार्टी इसका फ़ायदा ली। और बाकी 5% जो है दूसरे पार्टी का इसमें जो है शेयर था। तो इस तरह से जो है ये इसीलिए ये मुद्दा जो है चर्चे में आया था। और इसको आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया। इसका आप विकल्प आंसर देखिए, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति, नीति आयोग या कृषि मंत्रालय। तो इसका विकल्प जो होगा आपका आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति जो होगा, यह जो है इस मिशन को जो है लॉन्च किया। तो इसका हम डिटेल आगे भी देख सकते हैं। 2020 में जो है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा जो है 1480 करोड़ रुपए का जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य जो है तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में अग्रणी बनना है और घरेलू बाज़ार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग में वृद्धि करना। ये तकनीकी वस्त्र क्या होता है, तकनीकी वस्त्र जैसे आप रामायण महाभारत में जो एक तरफ से वहाँ पर जो कपड़े पहनते हैं और जो भी आप फिल्मों में देख सकते हैं वहाँ पर भी उसका यूज होता है।
तो एक तरफ से सामान्य पहनावे से जो अलग, जो कभी कभार किसी प्रोग्राम में इस तरह से जो वहाँ पर कपड़े यूज किए जाते हैं, तो उसको जो है तकनीकी वस्त्र बोलते हैं। आप इसका डिटेल इसमें देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है 2020 से 21 में आरंभ होकर ये 4 वर्षों के लिए जो है इसको लागू किया जाएगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट किस देश द्वारा शुरू किया गया? इसका विकल्प देखिए, भारत है, यूरोपीय संघ है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है। तो डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट, तो ये जो है आपके यूरोपीय संघ से संबंधित है। तो यूरोपीय संघ जो है अभी हाल में इसको शुरुआत किया था, और इसका डिटेल हम आगे आपसे बात करते हैं। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट है क्या, इसके बारे में पहले देख लीजिए। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें क्यूआर कोड होगा, और इसे मोबाइल फ़ोन में संग्रहित एवं प्रदर्शित किया जा सकता है। एक तरफ से उसमें क्यूआर कोड के साथ मोबाइल फ़ोन भी उसमें रहेगा। और इसके में बोल रहा है कि इसे जानबूझकर वैक्सीन पासपोर्ट का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ सदस्यों द्वारा इसके अनुसार इसमें जिन लोगों का भी टीकाकरण नहीं हुआ है, जो कोविड का जो टीकाकरण चल रहा है, तो उनके साथ एक तरफ से भेदभाव होगा। और ये वैक्सीन पासपोर्ट जो है, अभी हम पिछले संडे में जो है आप लोग से बात किए थे, यह जो है चाइना जो है इस पासवर्ड को जो है जारी किया था। तो इस तरह से वहाँ पर भी मांग उठी कि एक तरफ से इस तरह का पासवर्ड जो है यूरोपीय संघ में होना चाहिए। तो वहाँ पर कुछ देश बोले कि वैक्सीन पासवर्ड की जगह बल्कि एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट जो है जारी करना चाहिए, जिससे जो है किसी भी नागरिक को ऐसा ना लगे कि जो है जिनके पास टीकाकरण जिनका नहीं हुआ है तो उनको आप एक अलग पासवर्ड दे रहे हैं, और जिनके पास अभी नहीं लगा है तो उनको पासवर्ड नहीं दिया जाएगा, पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो एक तरफ से भेदभाव वो मान सकते हैं, तो इसलिए जो है ऐसा किया गया। तो आप इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय अमेरिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना कब हुआ? तो इसका विकल्प देखिए, 2000 है, 2015 है, 2018 है, और 2020 है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका ए हो जाएगा। 2000 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, या इसको स्थापना किया गया था। इसका डिटेल आप देख सकते हैं। 2000 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के मध्य जो है एक समझौता किया गया था, और इस तरह से जो है यह एक द्विदेशी संगठन है, मतलब दो देशों के बीच का एक संगठन है, जिसका वित्त पोषण भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और अमेरिका के राज्य विभाग द्वारा जो है इसको किया जाता है। तो इस तरह से जो है आप इसका डिटेल इसमें पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसमें देखिए, विद्युत मंत्रालय है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय है। तो इसका सही विकल्प जो होगा आपका विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय ने जो है अभी हाल ही में इसको जारी किया था, और इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाहन को खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे इंडक्शन कुक और हॉब्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर आदि को अपनाने से होने वाले लाभों के बारे में मध्य जो है उसके संबंध में जो है जागरूकता पैदा करना। तो इन इलेक्ट्रिक जो है उपकरण हैं, उनसे जो है क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में लोगों को जागरूकता भी एक तरफ से इसका उद्देश्य है। तो इसका जो है इसका डिटेल देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आज का जो है क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ कि जो है आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप ये वीडियो खुद भी देखिए, दूसरों को, अपने मित्रों को भी बताइए, शेयर करिए, जिससे जो है उनका भी नॉलेज में जो है बेनिफिट हो, और वो भी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। और आप लोग जो है संघर्ष करते रहिए। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। जी बिल्कुल। तो इसी तरह आप अपने मेहनत को अच्छे से करते रहिए। आपके घर परिवार वाले जो है बड़े शिद्दत से, बड़े मेहनत से जो है आपको पैसा दे के जो है आपको इतनी दूर भेजे हैं, तो आप उस चीज़ को जो है
अपना एक मजबूती बनाइए कि जो है माँ बाप का जो है हम नाम रोशन करें, और केवल माँ बाप का नहीं बल्कि अपना भी और समाज का भी और देश का भी हम नाम रोशन करें। तो इसलिए इसके साथ जो है हम यहीं पे अपना समाप्त करते हैं। और आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जो है आप हमारे अदर चैनल से जो है आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तो इन सारी चीज़ों से भी आप जुड़ सकते हैं। और क्वेश्चन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।